नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ज्वालामुखी क्या होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि आखिर ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और ज्वालामुखी से संबंधित कि अंग कौन कौन से हैं ज्वालामुखी के, उनके बारे में हम आइए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आखिर ज्वालामुखी क्या है। दरअसल मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो इसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन इस वीडियो वगैरह जो भी बनाई जाती है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोग वीडियो देखते हैं उनमें से बहुत कम लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। करीब 10% के आसपास लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। खैर आइए देखते हैं, बात करते हैं ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया के बीच में थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिफरेंस है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो आपको ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया, और हम दरअसल कोई जब पर्वत देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत तो कहते हैं तो ज्वालामुखी है, तो उसकी भी हम बात करेंगे कि आखिर वो सही बात हम लोग कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी दरअसल एक ऐसा छिद्र है जिसके अंदर से लावा, गैस और राख, जलवाष्प आदि निकलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। अर्थात ज्वालामुखी जो है वो एक छिद्र है जिसके अंदर से ये सब निकलते हैं। मतलब कि गैस हो गई, लावा हो गया, राख हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब निकलते हैं, उसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन जो ये क्रिया होती है पृथ्वी के, मतलब कि जो धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर, मतलब कि जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया। मतलब उस क्रिया के जरिए, जिस क्रिया के जरिए लावा बाहर निकलता है या मैग्मा अंदर के ही तरफ जम जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी क्रिया। तो उस ज्वालामुखी क्रिया को हम जब देखेंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि जो क्रिया है इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आखिर जो ज्वालामुखी क्रिया हो रही है, जो एक तो हम कह सकते हैं कि जो ज्वालामुखी जो मतलब जो लावा जो है वो बाहर निकलना, तो मतलब कि जो मैग्मा वगैरह जब बाहर जम जाए और जो अंदर रह जाए, तो उनको हम लोग दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया दो तरीके से, एक धरातल के ऊपर, एक धरातल के नीचे। अब सबसे पहले लावा और मैग्मा में अंतर बता दूं कि लावा दरअसल जब पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और अंदर जब होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है। आगे चल करके हम बताएंगे मैग्मा और लावा के बीच में और भाई कई सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे कि लावा में क्या होता है कि जो जलवाष्प वगैरह होती है उसके अंश बहुत कम रहते हैं, और जो मैग्मा में जलवाष्प वगैरह के अंश वगैरह ये सब हम बताएंगे। आपको गैसें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, उस सब के बारे में हम आगे बताएंगे। तो अभ्यंतरिक और धरातल के नीचे, तो इसमें हम जब देखेंगे तो धरातल के नीचे की ज्वालामुखी की प्रक्रिया में क्या होता है कि मैग्मा जो होता है वो धरातल के नीचे ठोस हो जाता है, और ठोस होकर के पाताली चट्टानें अर्थात प्लूटोनिक रॉक जो होती है, तो प्लूटोनिक रॉक के रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है। इसमें हम देखेंगे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक, इन सब तरीके के जो हम लोग सुनते हैं उनको हम इसमें शामिलित करते हैं। तो ये धरातल के अंदर की प्रक्रिया है, तो उसको हम याद रखिएगा। ऐसी ज्वालामुखी प्रक्रिया जो धरातल के अंदर होती है उसको अभ्यंतरिक बोलते हैं। दूसरा धरातल के ऊपर की बात करेंगे। तो जब लावा, जब अर्थात मैग्मा जो है वो कह सकते हैं जो भूपर्पटी को तोड़ करके जब बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धरातल के ऊपर की ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं। तो इसमें कह सकते हैं ज्वालामुखी आ जाता है, गर्म जल के स्रोते या जो हम लोग हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, और गीज़र, धुआंरे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम जब चल करके बताएंगे तो इन सब के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि आखिर हॉट स्प्रिंग क्या होता है, गीज़र क्या होता है, धुआंरे क्या होता है, ज्वालामुखी वगैरह सब आगे हम चल करके आपको डिटेल में बताएंगे। तो ज्वालामुखी तो आप जान ही रहे, मैंने बताया ही वही है, लेकिन वो दरअसल धरातल के ऊपर की बात होती है तो उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। तो धरातल के ऊपर। अब अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर जो हम लोग कोई पर्वत देखते हैं, मान लीजिए कोई ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कोटापैक्सी ले लीजिए, या वो जसडेल सलाडो, या जो भी आपको ठीक लगे एक पर्वत जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, ज्वालामुखी है। मतलब क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन दरअसल वो पर्वत, उसको ज्वालामुखी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ज्वालामुखी की प्रक्रिया के जरिए उस पर्वत का निर्माण हुआ है। अर्थात जो पर्वत है उस वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के तहत बना हुआ पर्वत है, वो ज्वालामुखी नहीं है। क्योंकि ज्वालामुखी की प्रक्रिया मतलब ज्वालामुखी का प्रतिफल, एक तरीके से कह सकते हैं। ज्वालामुखी की क्रिया हुई, उसके जरिए पर्वत का निर्माण हुआ। अर्थात तो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप बनी हुई एक आकृति है, ज्वालामुखी नहीं है।
ठीक है। ज्वालामुखी तो मैंने बताया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये ज्वालामुखी होता है, मतलब कि जिसके अंदर से लावा वगैरह निकलता है उसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन उसके द्वारा निर्मित एक आकृति के रूप में हम कह सकते हैं, इसको हम लोग ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं, या इसको हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं, कोन उसको बोलते हैं। तो यही बात है। अब आइए देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के, मतलब जो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है उसके पीछे, उसके उद्गार के पीछे कारण क्या है, किन कारणों की वजह से उद्गार हो रहा है। ज्वालामुखी उद्गार के पीछे कई सारे कारण होते हैं। मुख्य कारणों की चर्चा करते हैं तो भूगर्भ में ताप की अधिकता, हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हम धरातल के अंदर जाते हैं तो उस तरीके से क्या होता है कि तापमान में बढ़ोतरी होती है। करीब 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से हम नीचे जाते हैं तो 100 से 200 किलोमीटर के नीचे जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर एक एथनोस्फीयर होता है। दरअसल हम लोग जानते हैं जो हमारा क्रस्ट है और मेंटल है, क्रस्ट की निचली परत और मेंटल की ऊपरी परत, जिसको हम मोह असंबद्धता क्षेत्र बोलते हैं, तो वहाँ पर एथनोस्फीयर वगैरह वहाँ पर पाया था। एथनोस्फीयर क्या है कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि मैग्मा वगैरह वहाँ पाया था। अब इसके पीछे कारण कि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो क्या होता है वो एक कह सकते हैं अर्ध तरल अवस्था में होता है। दरअसल हम बात करें जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का क्या होता है, घूर्णन होता है। और हम आपको बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में कि दरअसल हर जगह पर घनत्व तो अलग अलग होता है। हम जान रहे हैं कि क्रस्ट जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्रस्ट अलग, मतलब कि क्रस्ट के घूमने की गति अलग है, मेंटल की अलग है, कोर की अलग है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जब एक गति होती है तो जब गति के बीच में क्रस्ट अलग गति से घूमेगा और मेंटल अलग गति से घूमेगा तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण बल काम करता है। घर्षण बल की वजह से मान लीजिए जैसे एक ये हमारे पास एक मार्कर, इसको मान लीजिए क्रस्ट है, नीचे की तरफ मेंटल है। अब इन दोनों के बीच में जब ये दोनों अगर जो समान रूप से गति करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे एक की गति दूसरे की गति में अंतर होगा, अंतर होने की वजह से घर्षण लगेगा, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में तापमान जो बढ़ता है वो भी इसका कारण है। और यहाँ पर जो एथनोस्फीयर होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वहाँ से क्या होता है कि अर्धतरल अवस्था में लावा रहता है, तो उसको याद रखें। और उसके पीछे दाब का भी मुख्य रोल होता है, दाब की वजह से भी ऐसा होता है, तो वो हम आपको बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, भूगर्भ में ताप की अधिकता की वजह से ऐसा होता है कि जो कह सकते हैं ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण है। दूसरा देखेंगे, आंतरिक हलचल के कारण भू संतुलन में परिवर्तन हो जाता है। भू संतुलन में परिवर्तन को थोड़ा सा आपको बताना चाहें तो आपको हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये कोई पर्वत है, ये कोई पर्वत है और ये कोई क्या है, मान लीजिए कोई समुद्र है, ये समुद्र है। अब अगर जो पहले मैं आपको भू संतुलन के संदर्भ में इसको बताता हूँ, फिर हम इसको बात करेंगे दूसरे तरीके से इसको समझेंगे। मान लीजिए यहाँ से कोई नदी वगैरह निकल रही है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है, तो नदी जब निकलेगी तो नदी निकलने के, अब नदी अपने साथ में अवसाद वगैरह ये सब लेकर के आएगी, मतलब नदी क्या करेगी, पर्वत का अपरदन करेगी। पर्वत के अपरदन की वजह से क्या होगा कि ये मान लीजिए महाद्वीप है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पर्वत या महाद्वीप क्षेत्र ले सकते हैं। ये क्या होगा, अपरदन की वजह से यहाँ से जो अंश होंगे, मतलब कि जो यहाँ पर मलबा होगा कहाँ जाएगा, समुद्र में जमा होने लगेगा। तो महाद्वीप क्या होगा, हल्के होने लगेंगे। क्या होंगे, हल्के, क्योंकि यहाँ से अपरदन इनका होने लगा है। लेकिन महाद्वीप तो अपरदन होकर हल्के हो जाएंगे और महाद्वीप से निकलने वाला जो मलबा होगा वो धीरे धीरे समुद्र में जमा होता रहेगा। तो समुद्र में जब ये मलबा धीरे धीरे जमा होता रहेगा तो क्या होगा, जो महाद्वीप तो हल्के होने लगेंगे और समुद्र क्या होंगे, भारी होने लगेंगे। समुद्र क्या होंगे, भारी होने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक हल्का हो रहा है, एक भारी हो रहा है, इनके बीच में क्या होगा, भू असंतुलन की स्थिति बनेगी, क्योंकि एक भारी हो रहा है, एक हल्का हो रहा है। जो भारी हो रहा है वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये भारी हो गया ना, समुद्र भारी होगा तो नीचे की तरफ बैठेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ, तुम जान रहे हैं एथनोस्फीयर है, अंदर मैग्मा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरफ दबाव डालेगा। किस तरफ, महाद्वीप के नीचे की तरफ से जो मैग्मा है ये दबाव डालेगा, और मैग्मा दबाव डालेगा, पर्वत और ऊपर उठने लगेगा, पर्वत और ऊपर उठने लगेगा, नदी फिर अपरदन करेगी। तो क्या होगा, एक चक्र के क्रम में चलता रहेगा। तो इसको याद रखिए, यहाँ से अपरदित होकर के यहाँ पे मलबा आएगा, मलबा क्या करेगा, नीचे से मैग्मा जोर लगाएगा और ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो भू असंतुलन, अगर जो किसी तरीके से कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, जब हम लोग जब हम बात कर रहे थे विनाशात्मक या संरचनात्मक प्लेट किनारों के वजह से, हम देखेंगे जो प्लेटें खिसकती हैं, तो प्लेटों के खिसकने की वजह से क्या होता है कि अगर जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो दूर जाने की वजह से क्या होता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की हम बात किए थे। और मैंने बताया था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से जो मैग्मा होता है वो, जिसको हम हॉट स्पॉट वगैरह उस समय हम जिक्र किए थे, तो मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और जम जाता है। मतलब भू असंतुलन की स्थिति में भी ऐसी स्थिति बनती है कि
हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। बाकी ज्वालामुखी उद्गार के और भी हम कारण एक तरीके से कह सकते हैं, प्लेटों का संचलन भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के लिए कारण है प्लेटों का संचलन। पृथ्वी का घूर्णन मैंने अभी बता दिया कि पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है गैस तथा जलवाष्प की उत्पत्ति। गैस तथा जलवाष्प जब हम बात करेंगे, अगर जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जब बात करें, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो वीडियो आपने ना देखा हो, और जो आपने नहीं देखा होगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा भी नहीं। आइए देखते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला में आप वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, जिसमें हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह सब हमने बताया है। तो आइए देखते हैं। इसमें जब हम देखेंगे तो मान लीजिए जैसे कोई एक ये प्लेट है, एक कोई ये प्लेट है, इन दोनों की प्लेट है। अब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब ये मान लीजिए कोई समुद्री क्षेत्र है, समुद्री प्लेट है, तो एक दूसरे नीचे की तरफ क्या है, ये मैग्मा है, मैग्मा है। अब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो बीच की खाली स्थान जो बचेगा ये जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान, क्योंकि जगह, तो इसमें क्या होगा, लावा क्या होगा, भरने लग जाएगा, ये लावा क्या जमने लग जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर पानी है, पानी क्या करेगा, इस जलवाष्प के साथ, मतलब कि ये जो लावा है इसको ठंडा कर देगा और यहीं पर जमने लगेगा। लेकिन जब पानी के साथ में जब लावा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या होगा, एक जलवाष्प, यहाँ पे जलवाष्प की जब अधिकता हो जाएगी जलवाष्प की, तो एक लावा के साथ में एक ज्वालामुखी पर्वत का भी निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, दो प्लेटें जब दूर जाएंगी तो बीच से क्या होगा, लावा निकलेगा और वो दोनों सतहों पर, दोनों किनारों पर वो जमने लग जाता है। मतलब कि इससे क्या होता है कि कह सकते हैं कि जो सागर तल है उसका कह सकते हैं विस्तार होता है, स्प्रेड मतलब कि प्रसार होता है। तो उसको आप याद रखिएगा। तो गैस तथा जलवाष्प की उत्पत्ति, मतलब अगर गैस जलवाष्प वगैरह अगर जो मैग्मा से या लावा से टकराती है, कोई छिद्र है उसकी वजह से, तो वो क्या होगी, काफ़ी प्रेशर के साथ में तोड़ते हुए लावा बाहर निकलता है। तो वो भी एक कारण है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण है। अब इस डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि आखिर ज्वालामुखी के जो कह सकते हैं अंग हैं या भाग हैं, उनको हम समझेंगे। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो दुर्बलता मंडल है, एथनोस्फीयर है, जो मैंने बताया आपको, निचली क्रस्ट और ऊपरी मंडल के पास में हमें देखने को मिलता है। अब ये दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल में देखेंगे तो यहाँ पर एक मैग्मा चैम्बर दिखेगा, जिसमें मैग्मा, अब इसमें किसी भी तरीके से अगर जो कोई दरार की स्थिति बनती है, भूपर्पटी को तोड़ते हुए जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेता है। तो मैग्मा चैम्बर से लावा निकलेगा यहाँ से होते हुए, तो इसमें से मैग्मा चैम्बर से मैग्मा कह सकते हैं, लावा कह सकते हैं, तो ये निकलेगा और इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, पहले इस तरीके से दोनों किनारों पर क्या होगा, फैलने लगेगा। दोनों किनारों पर फैल, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो फैलाव है बढ़ता जाएगा और ये पर्वत तरीके के जो बनता जा रहा है ये काफ़ी ऊंचा होता चला जाएगा। अब ये उद्गार के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उद्गार होता है, पर्वत कितना ऊँचा बनता है, और ये धीरे धीरे फैलते फैलते आसपास के एरिया में फैल जाएगा। इसमें देखेंगे जिससे निकलता है उसको ज्वालामुखी नली बोलते हैं या वोल्केनिक पाइप बोलते हैं या ज्वालामुखी ग्रीवा के नाम से भी जानते हैं। और जो ये पूरा जो आकृति बनती है इसको ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। और जो ये छिद्र जहाँ से ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है इसको ज्वालामुखी छिद्र या वोल्केनिक वेंट बोलते हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा जहाँ से ज्वालामुखी का जो ऊपर का हिस्सा आपको दिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ऊपर का पूरा हिस्सा, ऊपर का मतलब कि जैसे ये ज्वालामुखी निकल रहा है तो ये वाला हिस्सा क्या क्रेटर है। लेकिन जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तेज़ी से होने लगे, अब मान लीजिए जैसे कोई एक ज्वालामुखी का के जो ज्वालामुखी नली देख रहे हैं इसमें किसी तरीके का अवरोध हो जाए, मान लीजिए थोड़ा सा जो लावा है वो यहीं पर जम जाए। जब यहाँ पर जम जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी डॉट बोलते हैं। तो डॉट जम जाता है, तब जम जाएगा तो कह सकते हैं तो जो लावा बाहर निकल रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा और एक काफ़ी बड़े विस्फोट के साथ में बाहर निकलेगा। और जब जैसे उसी तरीके से कुकर में सीटी आती है, लेकिन अगर जो कभी सीटी फंस जाती है तो कुकर क्या होता है, फट जाता है। तो उसी तरीके से ये भी होगा, यहाँ पर भी ज्वालामुखी क्या होगा, ये पूरा ऊपर से बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से फटेगा और ये जो ये हम कह सकते थे जो क्रेटर था वो बड़ा होकर के क्या होगा, ये बदल जाएगा कार्डिलेरा में। देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं कार्डिलेरा में बदलने के, या तो ऊपर का हिस्सा टूट करके पूरा काफ़ी, मतलब क्रेटर का बड़ा रूप कार्डिलेरा बड़ा हो जाता है तो कार्डिलेरा बोलते हैं, या तो ऊपर की तरफ जो क्रेटर है उसमें अगर जो जलभराव हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी वो नीचे धंस जाए और काफ़ी बड़ा दिखने लगे तो उसको हम कार्डिलेरा कहते हैं, या ऊपर का हिस्सा पूरा उखड़ के अलग हो जाए उसको भी हम कार्डिलेरा बोलते हैं। तो कार्डिलेरा में भी देखिए कई पार्ट हम आगे चल करके आपको बताएंगे। एक होगा जो नेस्टेड कार्डिलेरा बोलेंगे, क्योंकि जिसमें कई छोटे छोटे कार्डिलेरा दिखने लगे एक कार्डिलेरा के अंतर्गत ही, तो उसको हम लोग अलग, हालांकि अभी हम आगे बताएंगे। अभी तो एक कह सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन है ज्वालामुखी का, इसमें हम आगे अभी इसमें बहुत सारे आएंगे, शब्दावलियों का जिक्र होगा, लैपिली क्या होता है,
तो इन सब के बारे में और भी बहुत सारे हमें शब्द जो हैं वो उनके बारे में हम समझेंगे। अभी इसमें ज्वालामुखी की आकृतियों के बारे में देखेंगे। हालांकि बेसिक आकृतियाँ तो आप सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ अलग हट के कुछ स्पेशल आकृतियाँ भी हम आपको बताएंगे उसमें, जो आप शायद नहीं सुने होंगे। तो यह बात मैंने बताई आपको, यहाँ से ऐसे ज्वालामुखी निकलता है, यह है पूरा ज्वालामुखी। अब इसमें जब देखेंगे तो ज्वालामुखी के प्रकारों की जब बात करेंगे तो उसको हम ज्वालामुखी के प्रकारों का विभाजन हम 3 आधार पर कर सकते हैं। एक है विस्फोटकता के आधार पर, दूसरा है उद्गार के स्वरूप के आधार पर, तीसरा है सक्रियता या उद्गार अवधि के आधार पर, मतलब कितनी अवधि का हुआ है, उसमें सक्रियता कितनी है उसके आधार पर। तो विस्फोटकता के आधार पर हम देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो ज्वालामुखी में अम्लीयता ज़्यादा होती है उनकी विस्फोटकता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो ज्वालामुखी अम्लीय ज़्यादा होंगे उनमें विस्फोटकता ज़्यादा होगी, जो क्षारीय ज़्यादा होंगे उनमें विस्फोटकता कम होगी। विस्फोटकता के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे अधिक जो विस्फोटकता के आधार पर पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, विसुवियन और हवाईयन, इतने तुल्य। पिलियन दरअसल देखेंगे तो कैरिबियन के जो द्वीप हैं उनमें मार्टिनी द्वीप है, वहाँ पर माउंट पिली है, उसके आधार पर पिलियन तुल्य। वोल्केनो तुल्य भी इटली के पास में आप देखेंगे, और स्ट्राम्बोली, विसुवियस, हवाईयन। सबसे कम जो विस्फोटकता जिसकी होती है वो हवाईयन की होती है, क्योंकि इसकी क्षारीयता ज़्यादा होती है, तो अम्लीयता कम होती है। तो अम्लीयता देखेंगे तो ये घटती जाती है, क्षारीयता जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसके आधार पर विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखियों का एक क्रम है। चाहे तो याद कर लीजिए, हो सकता है कभी एग्जाम में आ ही जाए। उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखियों की अगर जब हम बात करेंगे तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर जब हम देखेंगे तो इसमें केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दूसरा दरार उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार का मतलब और दरार, केंद्रीय का मतलब एक केंद्र से, मतलब कि कोई ऐसा ज्वालामुखी जो एक छिद्र से निकलता हो, तो उसको हम लोग केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब एक ज्वालामुखी जो एक छिद्र से निकले, केंद्र हो उससे निकले, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय उद्गार वाले। आप नॉर्मल में जितने ज्वालामुखी देखते हैं वो सब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, चाहे आप कोटापैक्सी ले लीजिए, चाहे आप चिम्बाराजो ले लीजिए, चाहे वो कोई भी जितने भी ज्वालामुखी, माउंट मेरापी से लेकर के आप जितने भी ज्वालामुखी देखते हैं वो सब कैसे हैं, केंद्रीय उद्गार, मतलब एक छिद्र से निकलते हैं, उनको केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन जब कोई ज्वालामुखी एक दरार से निकलता है, दरार से निकले तो उसको, उसमें दरार अगर जो एक कह सकते हैं, एक होता है कि मान लीजिए इस छिद्र से निकला, एक है मान लीजिए दरार पड़ गई और पूरा यहाँ से अलावा निकल रहा है, तो उसको पूरी दरार से अलावा निकले तो उसको दरारी उद्गार या दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। इन तरह के ज्वालामुखियों से लावा धीरे धीरे निकलता रहता है और सतह पर फैलता जाता है और आगे चल कर एक पठार का निर्माण कर लेता है। इसको हम ज्वालामुखी का पठार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, या फिर आप भारत में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को भी हम ले सकते हैं। तो कैसा है वो, एक दरारी उद्भेदन से का पठार एक तरीके से कह सकते हैं, उन्हीं ज्वालामुखियों के जरिए बना हुआ है। बाकी सक्रियता या उद्गार अवधि के आधार पर जब हम ज्वालामुखियों को देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है, एक है सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनके वर्तमान में विस्फोट हो रहा है उनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनमें विस्फोट नहीं हो रहा है लेकिन अगर जो भविष्य में उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे सक्रिय में कोटापैक्सी, प्रसुप्त में माउंट फ्यूजियामा। शांत ज्वालामुखी का मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो पूरी तरीके से शांत हैं, उनमें कभी भी विस्फोट नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। जैसे माउंट एकाकांगुआ। अब आपको बताना है एकाकांगुआ कहाँ है, तो ये इस तरीके से डिवीजन किया गया है, सक्रियता के आधार पर प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी, प्रसुप्त, शांत, इनको याद रखिए, केंद्रीय उद्गार वाले और दरार उद्गार वाले। इधर ये मैंने बताया विस्फोटकता के आधार पर। तो ये पूरा ज्वालामुखी का एक क्रम है, इनको आप याद रखिएगा जो भी मैंने बताया आपको। अब दरअसल नेक्स्ट वीडियो जो हम आएंगे तो उसमें बात करेंगे ज्वालामुखी के संबंधित आकृतियाँ। अभी इसमें बहुत सारे आएंगे जो शंकु बनेंगे ज्वालामुखी के, उनके भी कई प्रकार हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और भी इससे रिलेटेड हमें कई सारे वीडियो आपसे ज्वालामुखी से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि ज्वालामुखी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इससे रिलेटेड परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा आते भी हैं। तो हम आपको डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे और लगभग चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लगभग मैंने इसमें कवर कर दी, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो एक ज्वालामुखी की आकृतियों के बारे में बात होगी और भी इसमें कुछ टॉपिक बचे रहेंगे तो उनके बारे में आगे बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, आप सबकी दिवाली अच्छे से मन गई होगी। तो उसी क्रम के बाद में दिवाली के बाद में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करने के बाद में आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं वीडियोस वगैरह ला रहा हूँ, आप लोग उनके अपने नोट्स वगैरह अपने प्रॉपर बनाते रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप इस तरीके से वीडियोज़ वगैरह नहीं देख सकते हैं कि आप वीडियो बैठ करके देखते रहेंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप एक वीडियो अगर जब आप खोलने बैठेंगे तो फिर आप उनको याद नहीं कर पाएंगे। नोट्स रहेगा तो आप फटाफट उनको
कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इसके नोट बना लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं हुए, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी भी मुझे लग रहा है कुछ ही दिनों बाद खत्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हम नए टॉपिक लेकर के आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, सब कुछ कवर करना है। तो जल्द से जल्द उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।